ये आगे का तुम्हारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली देखो होता क्या है कि जब कोई भी कंडक्टर से, देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तुम्हारा, तो उस इलेक्ट्रिक करंट के चलते क्या होता है, उस कंडक्टर में तुम्हारा तीन इफेक्ट आता है। ध्यान से देखो, कहता है क्या कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस, पहला देखो क्या कहता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर दैट कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। वो कंडक्टर क्या हो जाता है तुम्हारा, मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। तो व्हाटएवर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, आप पढ़े हो कि मैग्नेट में क्या होता है तुम्हारा, आइदर दे अट्रैक्ट एंड रिपेल। तो सेम प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो दैट कंडक्टर आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या करता है देखो कि जब ये इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर से फ्लो होता है तो धीरे धीरे ये कंडक्टर क्या होता है तुम्हारा हीटेड होते चला जाता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रोडक्शन ऑफ हीट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। माने सिंपल वे में कह सकते हो कि व्हेन electric current flow through the conductor it produces the heat, that is known as heating effect of the electricity। और इसी heating effect of electricity को जूल हीट इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जूल एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि माने कितना हीट प्रोड्यूस होगा तुम्हारा, और वो जो हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में वो किस किस चीज पर डिपेंड होगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या करता है कि जब यही इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन से फ्लो होता है, कोई सॉल्यूशन है तुम्हारा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट अब प्लस सॉल्यूट, तो क्या करता है इस सॉल्यूट को तोड़ देता है। जैसे सब कुछ करो, मान लो ये सॉल्वेंट में आप सोडियम क्लोराइड खोल देते हो, अब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा तो क्या होगा, ये सोडियम अलग हो जाता है, ये क्लोरीन तुम्हारा अलग हो जाता है। तो उस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, या सिंपल वे में कह सकते हो केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि whenever the electric current flow through the conductor it produces three effect, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट, और तीसरा तुम्हारा हो गया केमिकल इफेक्ट। उसी केमिकल इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? अब यहां पर देखो क्या होता है, सपोज करो ये आपका कंडक्टर है, सवाल ये कि कोई भी कंडक्टर क्या होता है, एटम का बना होता है, ये आपका एटम, और इसी एटम में क्या होता है तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो रेंडम मूव करता है, पहले भी बताएं, और इसी में आयंस आपका रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जब इस कंडक्टर पे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो होगा तुम्हारा, और इधर से इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस की तरफ जस्ट अपोजिट हो जाता है तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि whenever the potential difference is applied to the conductor, जैसे कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, देखो तो क्या होता है तुम्हारा कि ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करता है towards one direction। तो मान ड्रिफ्ट का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि that electron drift from lower potential to higher potential। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और लोअर जो होता है वो तुम्हारा निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जनरली तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा एक डायरेक्शन में, अब यहाँ पर कोलिजन होगा तुम्हारा, वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द अनदर इलेक्ट्रॉन एंड अगेन कोलाइड विद द आयंस। अब इसी कंडक्टर में तुम्हारा आयंस में पॉजिटिव चार्ज भी है ना, अब ये कोलिजन होता है। अब देखो उसी कोलिजन के चलते क्या होगा तुम्हारा, अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है तुम्हारा, ये जो करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इस कोलिजन के चलते क्या होगा, वो आयंस के साथ जो कोलिजन होगा तो वो आयंस भी क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो मोशन का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना।
अब वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? यही जो ये जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लिया था इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही का वो कोलाइड किया तुम्हारा आयंस से, जिसके चलते आयंस क्या हो गया, वाइब्रेट किया। तो वाइब्रेशन का मतलब मोशन हुआ तुम्हारा, उस मोशन के चलते क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो उस कोलिजन को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, वो जो कोलिजन होता है तुम्हारा, वो one electron collide with another electron and again they collide with the ions। तो ये जो कोलिजन को ओवरकम करने के जो रेजिस्टेंस लगता है अपोजिंग फोर्स, उसको ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन क्या होता है, दैट कन्वर्टेड इनटू द हीट, और जिसके चलते ये कंडक्टर क्या होता है तुम्हारा हीटेड होने लगता है। तो इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर देखो ये जो 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 चीज आप व्हाट आर द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस बोले हो, वही कॉज यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट में होगा। हमने वहां बताया था कि हायर द कोलिजन हायर द रेजिस्टेंस, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा वर्क डन होगा तो वही वर्क डन क्या होगा, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा हीट में। तो वो कंडक्टर उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, हीटेड हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? वो कंडक्टर उतना ज्यादा तुम्हारा हीटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हीट जो प्रोड्यूस होता है, तो इसका आप जो यूज है दो तरह से कर सकते हो। उसी हीट को आप अनदर दूसरे फॉर्म में आप यूज कर लेते हो, तो चलो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारा वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन बहुत जगह क्योंकि कहीं भी कंडक्टर में अगर फ्लो होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगा। सुने होंगे शॉर्ट सर्किट, इसी हीटिंग इफेक्ट के चलते होता है तुम्हारा। या तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है तुम्हारा, या ट्रांसफार्मर है, अब वो सब हीट होने लगता है। तो वो हीट होने का मतलब क्या हुआ, कोलिजन। अब उस कोलिजन को ओवरकम करने के लिए वर्क डन, तो जो एनर्जी जाना चाहिए था इलेक्ट्रिक करंट में, वो एनर्जी कहां खर्च हो रहा है, उस कोलिजन को ओवरकम करने में, जिसके चलते क्या होता है तुम्हारा वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाता है। तो कहीं पे ये इफेक्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट सवाल में समझ में आया? कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्लियर है? सौरभ, ऋषभ, यस सर, समझ आ गया सर, समझ। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर आता है कि हाउ मच दैट हीट इज प्रोड्यूस, और वो जो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो कौन कौन चीज पे डिपेंड करेगा। तो एक तो होता है तुम्हारा कि जितना ज्यादा उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब ध्यान से देखो, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, उस इलेक्ट्रिक करंट का जितना ज्यादा स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा क्या होगा, कोलिजन उतना ज्यादा होगा, तो हीट भी क्या होगा तुम्हारा उतना वो प्रोड्यूस होगा तुम्हारा। दूसरा, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है ये भी डिसाइड करता है। अगर मान लो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा तुम्हारा। तीसरा, इस कंडक्टर में कितने देर तक करंट फ्लो होता है, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा टाइम। तो वो टाइम भी जितना देर तक इस कंडक्टर में तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा क्या होगा, हीट उतना ज्यादा आपका प्रोड्यूस होता रहेगा। तो जनरली किसी भी कंडक्टर में कहता है कि हाउ मच दैट हीट इज प्रोड्यूस, ये डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, एंड तीसरा ये डिपेंड्स अपॉन द टाइम, कितनी देर तक ये फ्लो होता है। ठीक है, अब आप देख लो, आप एक फार्मूला पढ़े हो, आप ऊपर से ले चल रहे हैं आप इलेक्ट्रिक करंट से, ये I = Q by T याद करो। तो अब यहीं पर इसको तोड़ोगे तो Q = क्या हो जाएगा, IT। एक दूसरा पढ़े हो तुम्हारा ये V = W by Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो, इस W को अगर अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, VQ दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर, दिख रहा है। जॉब थोड़ा सा गड़बड़ करवा देखो, एक फार्मूला पढ़े हो कि V = W by Q, तो देखो क्या हो जाएगा, तो W = VQ। अब यहां पर देखो, अब इस Q का देखो यहां पर, ये देखो ये इलेक्ट्रिक करंट से एक फार्मूला निकाले Q = IT, पोटेंशियल डिफरेंस एक फार्मूला निकाले W =
W is nothing, that is the work done, और work done is nothing, that is the energy। अब वो एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस Q का ये वैल्यू पुट कर दो, तो देख लो क्या आ जाता है। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI, देख लो। और ये हमने क्या बोला, यही W क्या वर्क डन है। तो वो जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन होता है, तो वही वर्क डन मतलब एनर्जी, वो वही एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है तुम्हारा हीट में। तो एक फार्मूला ये कि इस W के जगह पर आप लिख सकते हो H इक्वल टू VIT, ठीक है। अब देखो, अब ये VIT में देखो, अब एक फार्मूला घूस दो आ जाए, I इक्वल टू V बाय R, और V इक्वल टू देखो क्या आया। अब यहाँ पर उस फार्मूला को ऊपर V के जगह पर, तो देखो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, यही है तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखो यही जूल्स हीटिंग लॉ कहा जाता है, लॉ ऑफ जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये H हीट, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या होगा, I स्क्वायर का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेट। जितना ज्यादा एक कैरेट का स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा देखो क्या करता है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तुम्हारा क्या होगा, हीट उतने ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर देखो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जितने देर तक उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जितना टाइम लगेगा हीट भी क्या होगा तुम्हारा उतना ही प्रोड्यूस होगा। यही मेन फार्मूला है तुम्हारा, ठीक है। अब ये इसी फार्मूला को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला निकला, H इक्वल टू I स्क्वायर R। देखो अब यहाँ पर देख लो, ये अब इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, I इक्वल टू V बाई R। अब थोड़ा सा देखो तो यहाँ पर, और ये V इक्वल टू IR और R इक्वल टू हमारा क्या हो गया V बाई I। अब ये फार्मूला को उसमें पुट करके देखो तो, अगर सब कुछ करो R के जगह पर ये ले लेते हो VI, तो देखो क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं II। अब यहाँ पर क्या किया, R के जगह पर कौन सा फार्मूला ले लिए, VI, देखो यहाँ इनटू T, तो देखो ये कट गया, तो देखो क्या आ गया IVT। देखो ना ये R की जगह पर हम लिए थे, तो ये I स्क्वायर RT, तो I दो बार है तुम्हारा, और ये V बाई I कट गया, देखो एक फार्मूला ही आया। फिर देखो अब यहाँ पर तुम ये फार्मूला पुट करो, ये I स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो I स्क्वायर का लोगे तो ये V स्क्वायर R स्क्वायर, तो हम I का ले रहे हैं, ये स्क्वायर है ना, तो ये देखो V R है, ये V स्क्वायर होगा, ये V स्क्वायर होगा इनटू RT। तो देखो एक R आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो देखो क्या आता है V स्क्वायर बाई R इनटू एक फार्मूला। अब यहाँ पे अगर ये देखो H लेते हो तुम्हारा, तो अब यहाँ पर कहता है कि ये क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो यहाँ पर इस फार्मूला में क्या था कि H था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, H हो गया तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। यानी यहाँ पर क्या करता है कि अगर R बढ़ेगा तो H क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ इस फार्मूला में क्या था कि अगर R बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा, अगर R घटेगा तो H भी बढ़ेगा। तो ये चीज फार्मूला कहां पर, ये डिराइव्ड फार्मूला है, ध्यान से रखना। ये अप्लाई कहां पे होगा, जब तुम्हारा ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हो, दिस फार्मूला अप्लाइड व्हेन द अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, तब ये होगा। क्लियर हुए। तो मान लो कोई भी न्यूमेरिकल देता है
और उस न्यूमेरिकल में तुम्हारा आई नहीं दिए हुआ, ठीक है, भी दिए हुआ, आर दिए हुआ, टी दिए हुआ, तब ये देख लो यहाँ पर वो इस फॉर्मूला से आप वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुए? आगे बढ़े हैं? अब वही आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कहां इसका यूज होता है? तो सवाल पहले देखो, ये इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये ओवन, टोस्टर, गीजर, ये सब जो आपका डिवाइसेस है, तो ये डिवाइसेस सब तुम्हारा किस पर बेस्ड है? वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इसे एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में तुम्हारा देखोगे एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये हीटर में या आयरन में क्या होता है, नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम ये एलॉय होता है तुम्हारा, टंगस्टन भी क्या है तुम्हारा, एलॉय होता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जहां भी हीटिंग इफेक्ट को आपको यूज करना है, उस हीट को यूज करना है, तो उसमें जो डिवाइसेस होगा तो वो डिवाइसेस वाले हीट होगा। जैसे एक एग्जांपल से लो ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब में देखोगे इस तरीके से तुम्हारा ये एक देखोगे थिन फिलामेंट होता है, तो ये फिलामेंट बना होता है तुम्हारा टंगस्टन का। अब क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाई होता है। अगर इसकी रेजिस्टिविटी देखोगे, दो चीजें देखो, किसी वायर का दो चीज होता है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी होता है कांस्टेंट तुम्हारा, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, और रेजिस्टेंस जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस फिलामेंट का रेजिस्टिविटी लो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट मोर और लेस तुम्हारा ये 3380 डिग्री सी होता है। देखिए, माने कहने का मतलब क्या हुआ कि जब टेंपरेचर तुम्हारा ये माने 3380 जब होगा, उससे ज्यादा होगा, तब ये क्या होता है, मेल्ट होता है। क्या होता है कि जैसे इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट आता है, हमने क्या बोला कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस हाई होने के चलते क्या होता है तुम्हारा, कोलिजन बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, जिसके चलते ये फिलामेंट क्या होता है, हीट होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो हीट एनर्जी निकलेगा, और एक समय ऐसा आता है कि इतना ना हीट प्रोड्यूस होता है इसमें कि ये ग्लो करने लगता है। और जैसे कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट अगर ग्लो करने लगेगा तो ये प्रोड्यूसेस द फिलामेंट। क्लियर? तो कभी-कभी आपका फिलामेंट कहते हो ना टूट गया, बॉल फ्यूज हो गया, तो समझ जाना कि वहां पे टेंपरेचर तुम्हारा कहां है, ये 3380 से ज्यादा हो गया, इसलिए आपका फिलामेंट। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि माने आप जैसे स्विच ऑन करते हो और आपका बल्ब जो है ग्लो करना शुरू हो जाता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पहले हीट होता है, लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है, और वो हीट होते होते एकदम रेडिश हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, और जैसे रेडिश होता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो रेडिश का मतलब ही होता है कि नो प्रोड्यूसेस लाइट। तो सोचो तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ कि वो रेडिश हो गया, और रेडिश होकर तुम्हारा वो ग्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका उसी तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसी तरीके से टोस्टर होता है, उसी तरीके से तुम्हारा ओवन होता है। तो मोर और लेस हाँ, एक और तुम्हारा आता है फ्यूज वायर। नाम सुनो फ्यूज वायर का। ये फ्यूज वायर तुम्हारा सेफ्टी डिवाइस होता है। यही फ्यूज वायर में देखो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, लो होता है। काय के लिए, जब किसी सर्किट में सपोज करो ज्यादा करंट आ गया,
तो जैसे ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, तुम्हारा हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हो सकता है कि उस सर्किट में जो भी डिवाइसेस है वो डैमेज हो जाए। तो उसी सर्किट में क्या होता है, आप फ्यूज वायर लगाए रखते हो, ठीक है। तो हर फ्यूज वायर की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी कैपेसिटी होता है तुम्हारा, ठीक है। जिसे लिखा रहता है फ्यूज वायर का 1 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 50। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारा लेवल जो देखते हो 1 एम्पीयर, 5 एम्पीयर या 10 एम्पीयर या 50 या 20, देखोगे आपके मेन जो जहां पर वो क्या कहते हैं मीटर लगा रहता है वहां भी देखोगे फ्यूज वायर होता है, तो वो 20 एम्पीयर का होता है तुम्हारा। फिर देखोगे मेन लाइन में आता है 10 एम्पीयर, फिर आप रूम में आते हो तो 5 एम्पीयर मिनिमम। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक आयरन चलाना है, जहां पे तुमको ओवन चलाना है, तो वहां पर 15 एम्पीयर का होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 1 एम्पीयर ऑफ द फ्यूज वायर। मतलब क्या होता है कि इस फ्यूज वायर की कैपेसिटी क्या है, 1 एम्पीयर करंट को टॉलरेट करने का, ठीक है। जैसे 1 एम्पीयर करंट से ज्यादा इस फ्यूज वायर से जाएगा, ये फ्यूज वायर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका सर्किट ब्रेक कर देगा। तो जैसे सर्किट ब्रेक होगा तो जो भी वो उसमें डिवाइसेस है वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो हीटिंग इफेक्ट देखते हो तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस उसका बहुत हाई होता है, क्योंकि वहां पर आपको हीट लेके यूज करना है। ये सेफ्टी डिवाइस में क्या होता है, क्योंकि वो हीट ज्यादा न हो, सर्किट को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस फ्यूज वायर में मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होगा, और यहाँ भी जो वायर यूज किया जाता है वो एल वायर होता है। क्लियर हुए? हेलो, यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो नहीं है सर।